नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी एकेडमी आपके लिए लाता है साइंस के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले आगामी परीक्षा एएलपी, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तक कि बीपीएससी टीचर में भी साइंस में आने वाला क्वेश्चन है, वह भी इससे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैप्टर वाइज आपका चल रहा है। चैप्टर वाइज में आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो बिना समय गवाए हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी है 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी है 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पलायन वेग क्या होता है। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिस वेग से हम किसी चीज़ को अगर फेंक दे तो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ गए? तो ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हमारे पृथ्वी के लिए, अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग होता है। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है चंद्रमा पर का पलायन वेग कितना है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा, पास्कल किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है आर्द्रता, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है वर्षा, ऑप्शन डी है तापमान की। ठीक है, तो पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल आपका दाब का इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? दाब का। ठीक है, तापमान का इकाई क्या होता है? ताप का इकाई क्या होता है? ताप का ऐसा इकाई क्या होता है? केल्विन। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है आपके बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में कितना केल्विन होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर दाब समतुल्य है। ठीक है, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर दाब समतुल्य है। ऑप्शन ए है 0.1 बार, ऑप्शन बी है 1 बार, ऑप्शन सी है 10 बार, ऑप्शन डी है 100 बार। ठीक है, तो 1 किलोग्राम सेंटीमीटर दाब जो है वह 0.1 बार के बराबर है। ठीक है, तो बार क्या होता है? यह वायुमंडलीय दाब का इकाई होता है, बार। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का इकाई कितना होता है? बार। ठीक है, चलिए कमेंट में आपको बताना है वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र का क्या नाम है, यह आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए है जल की शुद्धता, ऑप्शन बी है जल की गहराई, ऑप्शन सी है जल का बहाव, ऑप्शन डी है आपका जल की मात्रा। ठीक है, तो क्यूसेक क्यूसेक किसकी इकाई है पूछ रहा है। क्यूसेक जल के बहाव की इकाई है। क्या है? जल के बहाव की इकाई। ठीक है, जब नदी में जल छोड़ा जाता है तो वहाँ पे आपको देखा इतना क्यूसेक जल छोड़ा गया, तो जल का जो बहाव होता है उसको क्यूसेक में मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी पिंड का भार क्या होता है? पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। दोस्तों यदि आप चैनल पर रेगुलर विजिट कर रहे हैं, आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, तो यह भी क्वेश्चन क्या है आपका रिपीटेड है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का भार जो होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, कहाँ होता है? ध्रुव पर आपका भार अधिकतम। ऐसा क्यों होता है यह देखिए, ध्यान से समझिए। आपसे पूछेंगे वेट भार का जो फॉर्मूला होता है, भार को हम अगर डब्ल्यू वेट से लिखेंगे तो इसका बराबर होता है एम इंटू जी। क्या होता है? एम जी। तो जी का मान जहाँ सर्वाधिक होगा वहाँ भार ज़्यादा होगा। एम का मान कहीं नहीं बदलता है। ठीक है, जी का मान बदलता है। ध्रुव पर जाते हैं, जी का मान सर्वाधिक होता है, इसलिए ध्रुव पर क्या होगा? किसी वस्तु का जो क्या है भार सबसे अधिकतम होगा। बात समझ गए? चलिए समझ में आ गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया। क्वेश्चन बोलता है, जब
किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन क्या है? उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। ठीक है, अभी तुरंत आपको बताए, भार जो होता है, भार को W से डिनोट करते हैं वेट, इसका बराबर होता है m/g। ठीक है, तो यह पृथ्वी पर के लिए, पृथ्वी पर जहाँ पर g का मान जैसा होगा भार वैसा होगा। तो आपको पता है, आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे पृथ्वी पर जितना होता है g, और वही जब चंद्रमा पर जाते हैं तो g का मान होता है 1/6 × g। ठीक है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान का क्या होता है 1/6 हो जाता है, तो इसलिए क्या होगा, भार भी 1/6 हो जाता है, यानी कि भार घट गया। तो क्या होगा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएगा उसका भार क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हुए। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 32, 132 क्या है? एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता रहता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। नहीं, देखिए, कोई भी भूस्थिर उपग्रह है वो अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, तो यह अपकेंद्र बल के कारण करता है, लेकिन बोल रहा है कि यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, तो देखिए, हम क्या करते हैं, भू स्थिर उपग्रह कहाँ छोड़ते हैं? पृथ्वी के आसपास छोड़ते हैं, पृथ्वी के किसी कक्षा में छोड़ते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पृथ्वी द्वारा जो उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसी के कारण क्या होता है, पृथ्वी चारों पट्टी घूमते रहता है, पृथ्वी के चारों पट्टी उपग्रह घूमते रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 33, बोलता है स्वचालित कलाई घड़ियां में ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ऑप्शन ए है करचल ऐठन से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। ठीक है, देखिए क्या बोला है, स्वचालित और कलाई। ठीक है, स्वचालित का मतलब अपने आप चलने वाला घड़ी, और कलाई, आपके कलाई जो होता है हाथ पे, इस पर घड़ी चलाते हैं, तो उस घड़ी में जो क्या होता है, करचल ऐठन ऐसा वाला बात नहीं होगा। बैटरी होता तो फिर स्वचालित क्या होता है, बैटरी से चलता है। ठीक है, उसको ऊर्जा मिलता है। द्रव क्रिस्टल नहीं, तो हमको क्या बोला, स्वचालित घड़ी है तो किससे ऊर्जा मिलता है, तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन जो होता है उससे उसको ऊर्जा मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हो गए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 134 क्या बोल रहा है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कुएं से कभी आप लोग पानी निकाले होंगे तो उस पर क्या करिए, इस बात का अनुभव किए होंगे, तो देखते हैं क्या अनुभव। पानी की सतह के ऊपर भारी हो गई है, पानी के सतह के ऊपर हल्की हो गई है, पानी के बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, पानी से बाहर आकर अपने द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों जब भी आप पानी भरिएगा तो कुआं समझिए, ये आपका कुआं है। ठीक है, ये आपका कुआं है, इतना इतना इसमें पानी भरा हो, तो जब क्या कीजिएगा, इसमें आपका क्या होगा, बाल्टी होगा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बाल्टी बना के दिखाते हैं। देखिए, ये आपका बाल्टी होगा पानी के अंदर। ठीक है, पानी के अंदर ये बाल्टी है, तो पानी के अंदर ये है, तो इसमें आप डोरी लगा के खींचिएगा। जैसे ही पानी से बाहर आएगा, ये बाल्टी पानी से बाहर आएगा तो आपको ज़्यादा भारी दिखने मतलब महसूस होने लगेगा। ठीक है, पानी के अंदर होगा थोड़ा हल्का महसूस होगा, पानी के बाहर आएगा कम मतलब ज़्यादा भारी महसूस होने लगा। तो क्या हुआ, पानी के सतह के ऊपर भारी हो गया, मतलब ज़्यादा भारी, पहले कम भारी था अब ज़्यादा भारी, पानी की सतह के ऊपर क्या हो गया, भारी हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपके, ऑप्शन नंबर ए आपके आंसर हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। ठीक है, समझिए बात। चलिए तो फिर से हम क्या करते हैं, आपका कलर चेंज कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 135। ठीक है, क्या बोल रहा है, भारहीनता होती है। तो भारहीनता होती है, ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है,
निर्वात की स्थिति में और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए भारहीनता, भार का मतलब तो भार समझते हैं, हीनता मतलब भार नहीं होगा। तो कब भार नहीं होगा? आपको पता है, अभी तुरंत पढ़े हैं कि भार का फॉर्मूला W बराबर क्या होता है? M इंटू जी होता है। और जी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्व त्वरण होता है। ठीक है, तो गुरुत्व त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो भार किसी वस्तु का क्या होगा? जीरो हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण जीरो तो भार जीरो, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? दोस्तों यदि आप चैनल पे रेगुलर विजिट कर रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, तो आपको तुरंत पता चल गया है कि ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑप्शन ए क्या है? रबर, ऑप्शन बी है गीली मिट्टी, ऑप्शन सी है स्टील, ऑप्शन डी है प्लास्टिक। तो इनमें से सबसे अधिक जो प्रत्यास्थ होता है वह होता है स्टील। ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपके क्या है? आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है वह देखिए। बोल रहा है अंडा, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि। ठीक है, देखिए दोस्तों, अंडा जब आप क्या कीजिएगा, नॉर्मल वाटर में दीजिएगा तो डूब जाएगा, जब उसमें नमक घोल दीजिएगा तो क्या होगा? तैरता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है, अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है। एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है। ऑप्शन सी है, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, जबकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ जब किसी में तैरता है इसका मतलब घनत्व का डिफरेंस होता है। तो जो जिसका घनत्व कम होगा वो तैरने लगेगा। ठीक है, तो नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, यानी घोल का घनत्व अधिक होता है, अंडा का घनत्व कम होता है, इसलिए तैरने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन क्या है? न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है त्वरण का, ऑप्शन बी है बल का, ऑप्शन सी है शक्ति का, ऑप्शन डी है ऊर्जा का। तो ध्यान से समझिएगा, त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक आपका होता है न्यूटन। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट, WA और डबल T। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो देखिए ऑप्शन में तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब एक भी आंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, न्यूटन मीटर, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन का मतलब क्या होता है? बल। क्या होता है? फोर्स। न्यूटन का मतलब क्या होता है? फोर्स। ठीक है, और मीटर का मतलब क्या होता है? लंबाई। ठीक है, तो आपको पता है कार्य और ऊर्जा दोनों सेम ही होता है। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर FS। W बराबर क्या होता है? FS। ठीक है, W बराबर आपका क्या होता है? FS। और ऊर्जा भी क्या होता है? ऊर्जा क्या होता है? जैसे काइनेटिक एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। दोनों का मात्रक जूल होता है। ठीक है, देखिए हम कार्य से आपको समझाना शुरू करते हैं। कार्य से अगर हम समझाएंगे तो W बराबर क्या होता है? FS होता है। W बराबर FS, W मतलब वर्क। ठीक है, F क्या होता है? न्यूटन। F मतलब बल, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन है, जबकि S मतलब विस्थापन, इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। देखिए न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है, तो न्यूटन मीटर क्या होता है? कार्य का होता है, ऊर्जा का। जिसका जिसका जूल होगा आंसर वो सब का होगा। तो कार्य ऊर्जा इसका जूल होता है, तो इसलिए आपके आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए है 2ke गुना ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन बी है 2ke बटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी है 2pe बटा ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन डी है 3ke गुना ओमेगा स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण का जो क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है 2ke बटा ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है?
2ke/ओमेगा²। ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहा है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि। आपको पता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, पूछ रहा है क्यों नहीं है। ऑप्शन है, यह पृथ्वी के पास है, यह सूर्य की परिक्रमा करता है, यह सूर्य से प्रकाश पाता है, यहाँ परमाणु का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बोला यह पृथ्वी के पास है, पृथ्वी के पास है, बात सही है, लेकिन वायुमंडल से यहाँ कोई लेना देना है, पृथ्वी के पास है दूर है इससे कोई मतलब नहीं होता। यह सूर्य की परिक्रमा करता है, नहीं, यह क्या करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, यह सूर्य से प्रकाश पाता है, हाँ सूर्य से प्रकाश पाता है, प्रकाश पाने से वायुमंडल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बच क्या गया, किसी भी चंद्रमा पर हो या कहीं वायुमंडल जो होता है यह क्या होता है, पलायन वेग। अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी पर है इसका मतलब पलायन वेग उसका पलायन वेग के अंदर रहता है। ठीक है, पलायन वेग से कम रहेगा तुरंत पलायन कर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर चंद्रमा पर क्या होता है, परमाणु का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए वहाँ वायुमंडल भी नहीं टिक पाता है, पलायन कर जाता है, बहुत कम वहाँ का पलायन वेग होता है, लगभग 3 पॉइंट समथिंग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हो गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगला आ गया, क्वेश्चन बोल रहा है 1 हॉर्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए है 435, 305 वाट, 746 वाट और 976 वाट। बिल्कुल एकदम फेमस क्वेश्चन, आप याद कर ले, 1 HP बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। क्या होता है, 746 वाट होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया 142। क्वेश्चन क्या है, विभिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा। छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आपको बता दें, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप छत पे चढ़ जाइए, 2 मंजिला 5 मंजिला, वहाँ से एक थोड़ा इतना बड़ा पत्थर एक इतना बड़ा पत्थर दोनों गिराइए। ठीक है, तो पता चलेगा कि दोनों पत्थर एक ही साथ जमीन पर आता है, दोनों पत्थर क्या कहेगा, एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, 143। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो लाइक करने से, लाइक करे बिना नहीं जाइएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो का प्रमोशन होता है, इसलिए आप लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल ग्रो करेगा, हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, एकदम आपकी भाषा में आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप अच्छी तरह से आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लोगों से जो भी मिले उनसे सब्सक्राइब करवाइए और बच्चे को बताइए कि वीडियो को अच्छी तरह से देखें। ठीक है, यदि आप बैच में पढ़ना चाहते हैं तो बैच भी आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, जो कि आप ऊपर में देख रहे हैं, ये क्या है आपका, ऊपर में देख रहे हैं अप टू डेट SSC एकेडमी बाय गोपाल सर, मोबाइल नंबर आपका दिया हुआ। अगर आपको कोई बैच लेना है, ठीक है, यहाँ पर जनरल कंपटीशन का बैच चलता है, आपको किसी भी प्रकार के बैच के बारे में पढ़ना है आप आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है 7717779745 पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया जनरल कंपटीशन का बैच, मैथ हो, रीजनिंग हो, ठीक है, साइंस हो और GK हो, सब चीज़ आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे ITI हो गया, पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल हो गया, DLED टीचर ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, SSC हो गया, इस सब के लिए आपको यहाँ बैच उपलब्ध है। ठीक है, चलिए तो आपका क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, 143 बोलता है निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्वच्छ जल, ऑप्शन बी है नमकीन जल, ऑप्शन सी है पेट्रोल, ऑप्शन डी है मरकरी। ठीक है, इसको याद करना होता है, इसमें कोई ट्रिक ट्रैक काम नहीं चलेगा। सबसे कम घनत्व इसमें किसका है, पेट्रोल का। ठीक है, पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है इनमें से। ठीक है, ऐसा नहीं कि याद करना सबसे कम पेट्रोल एक होता है, और भी कम किसी का होगा। ठीक है, तो बात समझ गए, इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम किसका है, पेट्रोल का।
समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, बोलता है बर्नौली प्रमेय आधारित है। ठीक है, तो बर्नौली प्रमेय आधारित है तो ऑप्शन ए है द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन बी है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी है संवेग संरक्षण, ऑप्शन सी आवेग संरक्षण। ठीक है, तो बर्नौली प्रमेय का बात आपको पता चलेगा, आप सुनिएगा क्वेश्चन आएगा कि आंधी तूफान में जो छत उड़ जाता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत से कार्य करता है। ठीक है, किस सिद्धांत पर करता है, बर्नौली प्रमेय से कार्य करता है। इसमें क्या होता है, कौन सा संरक्षण होता है, तो इसमें क्या होता है ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, किसमें होता है ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है ऊर्जा संरक्षण। बर्नौली प्रमेय किस में आधारित है, ऊर्जा संरक्षण, याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। ऑप्शन ए है स्याही की संयंत्रता, ऑप्शन बी है कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना, ऑप्शन सी है ब्लॉटिंग से होकर स्याही का विसरण, ऑप्शन डी है साइफन क्रिया। ठीक है, तो ब्लॉटिंग पेपर जो स्याही सोखता है, कहने का मतलब एक ये पेपर है। ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई इंक गिर गया है तो एक पेपर खरीद के लिए जिसका नाम ब्लॉटिंग पेपर, उस पर रख दिया, पूरा स्याही सोख लेगा, आपका सारा मटेरियल ठीक से ठीक रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर में क्या होता है, केशिकत्व परिघटना होती है। ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर होगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके आ गए हैं 146, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम दूरी तय कर सके। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ठीक है, किसी गेंद को देखिए, ये आपका हुआ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर कोई बॉल रखेंगे, इसको आपको ज़्यादा दूर भेजना है, तो ज़्यादा दूर भेजना है तो यहाँ से जो आप मारिएगा, ये जो थीटा होना चाहिए, कितना होना चाहिए 45 डिग्री, कितना होना चाहिए 45 डिग्री पर मारिएगा तो अधिक से अधिक दूर जाके गिरेगा। ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हुए। ठीक है, आपको यहीं पर क्वेश्चन घुमा के बोल रहा था, किसी बॉल को हम कितने डिग्री पर मारे अधिकतम ऊंचाई पर जा सके। तो अधिकतम ऊंचाई जाने के लिए जब अधिकतम ऊंचाई बोलेगा तो आपका आंसर कितना होगा 90 डिग्री। कितना होगा आंसर 90 डिग्री। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई के लिए कितना आंसर होगा 90 डिग्री, जबकि अधिकतम दूरी के लिए आंसर कितना होगा 45 डिग्री। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया एंगस्ट्रम। क्वेश्चन बोल रहा है एंगस्ट्रम मापता है, तो एंगस्ट्रम मापता आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल और समय। सबसे पहले क्वेश्चन आपको बता देते हैं, एंगस्ट्रम जो लिखते हैं उसका सिंबल जो हमारा होता है यह होता है A⁻0, ऐसे करके लिखते हैं, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम। इसको क्या पढ़ते हैं एंगस्ट्रम। आपसे पूछेंगे एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है, तो इसका आंसर होता है 10⁻⁻10। कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर को हम क्या बोलते हैं एक एंगस्ट्रम। ठीक है, एंगस्ट्रम क्या है, वैसे मूलतः क्या है लंबाई का मात्रक है, तो इसमें से लंबाई का मात्रक कौन तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य किस में मापते हैं एंगस्ट्रम में, ये वास्तव में क्या होता है एक लंबाई होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य किस में मापते हैं एंगस्ट्रम। ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हुए। ठीक है, तो दोस्तों आज आपका ये चैप्टर वाइज में क्या है, यह मैकेनिक्स आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आएंगे आपको धीरे धीरे करके, और भी क्वेश्चन आएंगे, तो हम चैप्टर वाइज आपका करते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाए, आप धीरे धीरे तैयार कर लीजिए, और ये तैयार हो जाएगा तब आपको मिसलेनियस चलेगा। ठीक है, तो अभी तो आपका फिजिक्स चल रहा है चैप्टर वाइज, जबकि मैकेनिक्स हमने क्या किया ख़त्म किया। उसके बाद और भी अलग से चैप्टर आएंगे, जैसे हीट आ गया, साउंड आ गया, ये सब आएगा आपका। ठीक है, ऑप्टिक्स आएगा, तो अलग अलग आएगा। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू, आपने मेरा क्या क्या सपोर्ट किया, वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ओके, चलिए वीडियो को हम क्या करते हैं अंत करते हैं। ठीक है।